नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था आदिकाल। आदिकाल के अंदर चल रहा था रासो रासो साहित्य। तो क्या चल रहा था? रासो साहित्य आदिकाल। और आदिकाल के अंदर क्या चल रहा था? रासो साहित्य, ये चल रहा था। देखो, रासो के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। रासो शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, ठीक है, इसके बारे में किसने क्या कहा। साहित्यकारों ने अलग अलग नाम दिए। साहित्यकारों ने अलग अलग नाम दिए। किसी ने रास कहा, किसी ने रसायन कहा, ठीक है, किसी ने रासो कहा। ये किससे बना है? संस्कृत से बना है, संस्कृत के शब्दों से बना है। किसी ने अपभ्रंश के रूप में कहा, ठीक है, किसी ने छंद के रूप में भी कहा है, ठीक है। इसके बारे में अपने डिटेल से चर्चा पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आगे अगर बात करूं, अपनों ने क्या पढ़ा कि किसने क्या कहा, ये पढ़ा। अब रासो क्या था? रासो के अंदर प्रवृत्तियां तो बहुत थी, प्रवृत्तियां तो बहुत थी, पर जो इनको मुख्य रूप से इस रासो ग्रंथ में आया वो था श्रृंगार और युद्ध। श्रृंगार और युद्ध महत्वपूर्ण रहे, ठीक है। अब श्रृंगार का वर्णन की राजाओं के आश्रय में कवि रहे, में कवि रहे, ठीक, आश्रय में रहे तो उन्होंने ग्रंथ लिखे। और रासो ग्रंथ कहां लिखे गए? राजाओं के आश्रय में। और कुछ युद्ध का वर्णन है, जैसे युद्ध का जो वर्णन है, तो युद्ध के वर्णन में राजाओं के साथ, जैसे अमीर खुसरो जो थे, उन्होंने वो क्या युद्धों में साथ ही रहते थे, और उन्होंने युद्धों में ही क्या किया, उनका चित्रण के रूप में किया कि जैसा उन्होंने देखा, आंखों देखा हाल, आंखों देखा हाल। तो रासों में जो आंखों देखा हाल है, उसका क्या किया, युद्धों में क्या किया, वर्णन किया है। जो लिखा वो आंखों देखा हाल लिखा गया है। और जो राजाओं के आश्रय में रहते थे, उनकी प्रशंसा में ज्यादा ग्रंथ लिखे गए, राजाओं की प्रशंसा के रूप में। रासो ग्रंथ किसके रूप में? राजाओं के प्रशंसा के रूप में ज्यादा लिखे गए। और वो किस रूप में लिखे गए? श्रृंगार के रूप में। किसके रूप में? श्रृंगार और युद्ध के रूप में ये ग्रंथ लिखे गए। तो देखो, रासो साहित्य की उत्पत्ति के बारे में मैंने बता दिया। साहित्यकारों ने अलग अलग, जैसे रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, रसायन कहा था, ठीक है। इन्होंने कहा कि विशल देव रासो में बार बार प्रयोग हुआ है, इसके कारण कहा है। तो ठीक है, ये चीजें इसके अंदर है। महत्वपूर्ण चीज इसके अंदर रासो ग्रंथ में यही है कि ये राजाओं के आश्रय में लिखे गए। कहां लिखे गए? राजाओं के आश्रय के अंदर लिखे गए। और इसी के अंदर क्या किया गया है, वर्णन किया गया। जैसे पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? चंद्रवरदाई। किसने लिखा? चंद्रवरदाई ने लिखा था, लिखा था चंद्रवरदाई। तो ये पृथ्वीराज के आश्रय में थे, इन्होंने इनका वर्णन किया, ठीक है। इसी प्रकार अगर विशल देव रासो है, विशल देव रासो है, किसने लिखा? नरपति नालन ने। तो ये प्रशंसा के रूप में लिखे गए हैं। ये ग्रंथ किसके रूप में लिखे गए? प्रशंसा के रूप में लिखे गए हैं। अब देखो, जो ये चीजें लिखी इन्होंने जो भी चीजें लिखी, उनका कहते हैं प्रमाणिकता नहीं है। क्या नहीं है? प्रमाणिकता नहीं है। कोई भी चीज की कहीं भी कोई भी प्रमाणिकता नहीं मिलती है। अब बात करते हैं आगे। ये चीजें तो मैं करवा चुका हूं आपको,
जो चीज मैंने पढ़ाई है ये चीजें मैं करवा चुका हूं पिछली वीडियो में। अब देखते हैं आगे। ये चीजें मैं करवा चुका हूं। अब अपने देखते हैं आप आगे। अब देखेंगे इसकी विशेषताएं या प्रवृत्तियां रासो ग्रंथ की। आदिकाल और आदिकाल में क्या प्रवृत्तियां या संदेह। प्रवृत्तियां देखेंगे रासो साहित्य की प्रवृत्तियां, रासो ग्रंथ की प्रवृत्तियां देखेंगे क्या है। सबसे पहले प्रामाणिकता पर संदेह है। पर संदेह है, इसको समझते हैं पहले। देखो प्रामाणिकता पर किस प्रकार संदेह है कि जो चीजें रासो ग्रंथों में बताई गई, ठीक है, तो उनमें क्या है, जो इतिहास है, जो अपने इतिहास पढ़ते हैं उनके साथ कोई भी मेल नहीं खाता। ना तो सन खाता है, ना कोई शताब्दी खाती है, ना जो इसकी विशेषताएं बताई गई है उनको कोई मेल खाता है। इसके कारण ये क्या है, प्रमाणिकता के रूप में क्या है, संदेह। और रामचंद्र शुक्ल ने तो यहां तक कह दिया कि ये एक जाली ग्रंथ, ये कैसे ग्रंथ है, जाली है, जिसकी कोई प्रमाणिकता नहीं मिलती। और इतिहास के अंदर इनका कोई भी कोई सन है, कोई शताब्दी है, कोई मूल दायरा है, उसका कोई भी इतिहास से कोई मेल नहीं खाता है। यह सबसे बड़ी कमी थी। इसलिए इनमें क्या किया जाता है, संदेह किया जाता है कि आदिकाल में उपलब्ध। इसमें लिखो आप आदिकाल में उपलब्ध। आदिकाल में उपलब्ध होने वाले कि आदिकाल में उपलब्ध होने वाले राष्ट्र साहित्य, रासो साहित्य प्रमाणिकता पर संदेह किया गया है। पर संदेह किया गया, क्या किया गया है, प्रमाणिकता पर संदेह किया गया। और ये निरंतर कई शताब्दियों तक परिवर्तन होते हैं कि इनमें जो जो शताब्दियां बताई गई, सन बताई गई, कथा बताई गई, उनमें परिवर्तन होते रहे। इसमें निरंतर क्या होते रहे हैं, इसके निरंतर क्या होते रहे, परिवर्तन होते रहे निरंतर कई शताब्दियों तक। कई शताब्दियों तक परिवर्तन होते रहे हैं। क्या होते रहे हैं, परिवर्तन होते रहे। क्या होते रहे, परिवर्तन होते रहे। कि किसी ने क्या लिखा तो उसमें जाके, जिसे क्या कहते हैं, जैसे अपने क्या कहते हैं ना, हाँ, इस जो साहित्य है या ये ग्रंथ है, इसकी क्या की गई है, इसका शुद्धिकरण किया गया है या आलोचनात्मक की गई है। कई बार आपने साहित्य में पढ़ा होगा आलोचना। जैसे रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका कभी कोई मेल ही नहीं रहा आपस में। क्यों कि जो चीज रामचंद्र शुक्ल बताते उनकी आलोचना कौन कर देते थे, हजारी प्रसाद। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, जो रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास लिखा है, जो रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास, उस पर सबसे ज्यादा अगर कटाक्ष या उसकी कमियां रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ की अगर कमियां किसी ने बताई हैं, क्या बताई है, कमियां अगर किसी ने बताई हैं, तो वो कौन, किसने बताई, हजारी प्रसाद
द्विवेदी ने बताई। किसने बताई है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताई है। तो यही है कि जैसे 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 आगे साहित्यकार जुड़ते गए तो उनमें क्या करते गए, वो कमियां दूर करते गए, और इससे क्या हुआ, उसमें हर एक बार क्या होता गया, परिवर्तन। क्योंकि इतिहास से अगर मेल नहीं खा रही है कोई चीज तो वो क्या होते गए, परिवर्तन होते गए। पृथ्वीराज रासो के संबंध में, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ किसने लिखा? चंद्रवरदाई ने। पहले आपको ये पता होना चाहिए, चंद्रवरदाई ने लिख दिया। किसने लिखा था? चंद्रवरदाई ने। तो रामचंद्र शुक्ल ने इसके बारे में क्या कहा? शुक्ल ने कहा कि यह एक जाली ग्रंथ है, यह पूरा जाली ग्रंथ है। क्या है? पूरा जाली ग्रंथ है। ये कैसा ग्रंथ है? ये जाली ग्रंथ है। कि पृथ्वीराज रासो, अब ये पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज रासो को पूरा जाली ग्रंथ किसने कहा था? तो किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। किस ग्रंथ को कहा था जाली ग्रंथ? पृथ्वीराज रासो को। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, इसका ध्यान रखना। किस ग्रंथ को जाली ग्रंथ कहा गया? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को एक जाली ग्रंथ की संज्ञा दी गई। किसने दी गई? किसने दी? रामचंद्र शुक्ल ने दी। और क्यों कि प्रमाणिकता क्योंकि इसमें क्या है, हर एक शताब्दी में क्या होते गए, परिवर्तन होता गया। क्या होता गया? परिवर्तन होता गया। बात समझ में आई? आगे इनके जो रचना काल है, आगे अगर आगे मैं बात करूं रचना काल के बारे में, रचना काल में भी क्या है, संदेह है। क्या माना जाता है? संदेह माना गया है। कारण ये है कि इतिहास से इनका कोई मेल नहीं खाता है। रचना काल का क्या है? कोई भी मेल नहीं खाता। रचना काल से कोई इसका लेना, इतिहास से इनकी चीजें मेल नहीं खाती है, इसलिए क्या किया गया? संदेह किया गया। इसी तरह खुमान रासो, अब मैं ऊपर लिख रहा हूं, खुमान रासो दलपत विजय किसका ग्रंथ है? दलपत विजय का। किसका ग्रंथ लिखा हुआ है? दलपत विजय का ग्रंथ लिखा हुआ है। ये 16वीं शताब्दी की, ये कब से माना गया? 16वीं शताब्दी से। किस शताब्दी से? 16वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी से माना जाता है? 16वीं शताब्दी से माना जाता है। तो देखो पहली जो प्रवृत्ति है, पहला प्रमाणिकता, प्रमाणिकता पर इसलिए संदेह किया गया कि इनका इतिहास से कोई भी मेल नहीं खाता है, और मूल रूप जो था इनका, जो मूल रूप था वो इनका दबके रह गया। एक बात, तो इनका जो मूल रूप था, क्या था? मूल रूप, मूल रूप क्या था? वो दबके रह गया। मूल रूप क्या था? वो क्या था? वह दबकर रह गया। तो देखो प्रमाणिकता के संदेह में सबसे पहले ये है कि आदिकाल में जो रासो ग्रंथ जो प्रमाणिकता थे उन पे क्या किया गया? संदेह है, क्योंकि इनकी शताब्दियों में क्या होते हैं? परिवर्तन, और उनका मूल रूप क्या था? वो दबके रह गया। जैसे पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है तो उसे रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? पूरी तरह जाली ग्रंथ कहा। इनकी रचना काल पर क्या है? संदेह है। खुमान रासो 16वीं शताब्दी बताया जाए। रचना काल भी क्या है? सामगिरी समिष्ट हो गई है। कौन सी शताब्दी में? 16वीं शताब्दी। ये क्या है? ये पहली है। प्रमाणिकता पर क्या किया गया? संदेह किया गया। क्या किया गया? प्रमाणिकता। पहली जो प्रवृत्ति है, यह आपसे पूछा जा सकता है कौन सी प्रवृत्ति नहीं है? पहली तो यही प्रवृत्ति है कि प्रमाणिकता पर रासो ग्रंथ जितने भी लिखे गए हैं उनकी प्रमाणिकता पर क्या किया गया? संदेह कि ये पूरी तरह क्या है? प्रमाणित नहीं है, प्रमाणित नहीं है। ये पूरी तरह क्या नहीं है? प्रमाणित नहीं है। ये है इसकी पहली विशेषता। जाली ग्रंथ किसने कहा? ये थोड़ा ध्यान में रखना। रामचंद्र शुक्ल ने। किस ग्रंथ के बारे में कहा गया? पृथ्वीराज
रसो ग्रंथ के बारे में कहा गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बात समझ में आई। अब बात करते हैं आगे अगली प्रवृत्ति का। इसमें आपको रामचंद्र शुक्ल का ध्यान रखना है, जाली ग्रंथ। इनकी जो रचनाएं हैं उनमें भी संदेह, प्रामाणिकता पर भी क्या किया गया, संदेह किया गया। और कुमार रसों को कौन सी शताब्दी में बताया गया, 16वीं शताब्दी में। इन चीजों का आप विशेष रूप से ध्यान है रखना। अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं आगे, देखो अब करते हैं बात आगे। अब बात करते हैं आगे, दूसरा ऐतिहासिकता का अभाव। ऐतिहासिकता का अभाव, रसो साहित्य की प्रवृत्तियां। देखो ऐतिहासिकता का अभाव, जो मैं पहले पिछले में बता चुका हूं कि इतिहास है इसका कोई मेल जोल नहीं खाता। कि ये काव्य जो वर्णित है, इनके जो काव्य हैं, इनमें लिखो आप, इनके काव्य, जो भी काव्य लिखा गया है रासों में, वर्णित काव्य, वर्णित संवत, कौन है संवत, या तिथियां इतिहास से मेल नहीं खाते। मेल नहीं खाती। कि इतिहास से इनका चाहे रचना है, चाहे संवत है, चाहे तिथियां है, मेल इतिहास से नहीं खाता। कवियों ने अति अति शोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। कवियों ने अति शोक्तिपूर्ण ढंग से आश्रयदाताओं को श्रेष्ठ बताने का प्रयत्न किया। इसमें और क्या लिखेंगे कि कवियों ने अतिशोक्तिपूर्ण अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। क्या किया है, अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। क्या किया है, अतिशोक्तिपूर्ण, किसका, आश्रयदाताओं का। आश्रयदाताओं का क्या किया है, लंबा चढ़ा के, और आश्रयदाताओं को अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन किया आश्रयदाताओं का, और उन्हें श्रेष्ठ बताने का प्रयास किया है, और उन्हें श्रेष्ठ बताने का प्रयास किया। क्या किया है, प्रयास किया गया। क्या किया गया, श्रेष्ठ बताने का प्रयास किया गया कि इनके कारण समन्त या तिथियां हैं, वो इतिहास से बिल्कुल मेल नहीं करते। अतिशोक्तिपूर्ण क्या किया, इन्होंने वर्णन किया किसका, आश्रयदाताओं को, और उन्हें श्रेष्ठ बताने का क्या किया गया है, प्रयास किया गया। बात समझ में, ये 2 नंबर। एक तो क्या किया गया, चाहे संवंत है चाहे तिथियां है, वो इतिहास से मेल नहीं खाती। किससे मेल नहीं खाती, इतिहास से मेल नहीं खाती। एक क्या किया, जिसके भी राजा के आश्रय में ये रहे, कोई भी है, जैसे पृथ्वीराज रासो है, तो पृथ्वीराज के आश्रय में कौन रहा, चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई रहा, तो इसने पृथ्वीराज का अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। बढ़ा चढ़ाकर लिखना, अतिशोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ाकर वर्णन। क्या किया, बढ़ा चढ़ाकर क्या किया गया, वर्णन किया,
और उन्हें क्या, जैसे पृथ्वीराज को क्या बताया, श्रेष्ठ बताया, पृथ्वीराज को क्या बताया गया, श्रेष्ठ बताया गया। बात समझ में आई। जैसे पृथ्वीराज मैंने उदाहरण के रूप में, अब पृथ्वीराज पृथ्वीराज को क्या बताया गया, श्रेष्ठ बताया गया। इन्होंने बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है, तो ये चीज संदेह के रूप में है। ये क्या है, इसमें यही बताया गया। ये हो गया ऐतिहासिकता का, उसमें क्या है, अभाव है। और आश्चर्यदाताओं के थे तो उन्होंने उसी को जैसे उदाहरण है, जिंगी खावे बाजरी बिंगी भरे हाजरी। रासो ग्रंथ में जो आश्चर्यदाता थे वो ये इन पर सही होता है कि जिसकी खाते बाजरी उसकी भरे हाजरी। ये इनके जो कवि थे आश्चर्यदाता में, वो इन्हीं के बारे में उन्हीं का गुणगान है किया था। इसलिए तो कहते हैं ना, जिसकी भरे जिंगी खावे बाजरी बिंगी भरे हाजरी। आगे बात करते हैं अगला वर्णन, अगली क्या विशेषता है इसकी, अगली विशेषता की बात करते हैं। अब देखते हैं आगे। आगे अगर मैं बात करूं 3 नंबर की, युद्धों का सजीव वर्णन। तीसरा क्या है, वर्णन। ये मैं बता चुका हूं वैसे कि उन्होंने आंखों देखा हाल बताया युद्ध का। क्या, सजीव वर्णन है, आंखों देखा हाल। पहले आप ये लिख लो, आंखों देखा हाल, आंखों देखा हाल। जैसा संजीव वर्णन किया है, बनावटी नहीं है। ये एक बड़ी विशेषता है कि युद्ध के समय युद्ध के समय युद्ध के जो युद्ध होता था उस समय चारण कवि रण क्षेत्र में, रण क्षेत्र में, रण क्षेत्र में जाकर, रण क्षेत्र में जाकर क्या करते थे, युद्ध कौशल, युद्ध कौशल अपनी आंखों से देखा करते थे, अपनी आंखों से देखा करते थे। क्या करते थे, अपनी आंखों से देखा करते थे कि युद्ध के समय चारण कवि रण क्षेत्र में जाते थे और युद्ध कौशलों का क्या करते थे, वर्णन करते थे। ये क्या थे, कहने का मतलब जैसे कि चारण कवि साथ जाते थे, जैसे अमीर खुसरो है, वो क्या रहता था, साथ में ही रहता था, और वो क्या आंखों देखा हाल वर्णन किया है। अब अगली विशेषता की वर्णन करते हैं 4 नंबर की। 4 नंबर में क्या था, वीर व संगार की प्रधानता। इसमें ये बता चुका हूं, गार की प्रधानता कर सकते हैं, वीर और संगार की प्रधानता। श्रृंगारिकता की क्या है कि युद्ध रस, यद्यपि रासो ग्रंथों में सभी सभी छंदों का समावेश किया गया है, कि रासो ग्रंथों में सभी छंदों, सभी छंदों, सभी छंदों का समावेश किया गया है। क्या किया गया है, समावेश किया गया है। फिर भी वीर व संघर्ष की प्रधानता है, फिर भी क्या है, श्रृंगार रस की प्रधानता है। क्या है,
वीरस की प्रधानता है कि वीर या श्रृंगार, रासो ग्रंथ में सभी छंदों में का समावेश है कि सभी छंदों का ही समावेश किया गया है, पर श्रृंगार और वीर की सर्वाधिक प्रधानता है। क्या है? वीरस की सर्वाधिक प्रधानता दी गई। बात समझ में आई? तो देखो, युद्धों का सजीव वर्णन है, वीर व श्रृंगार की क्या है? रासो ग्रंथों में प्रधानता है। अब देखते हैं आगे। बात करते हैं आगे। आगे अगर मैं बात करूं, संकुचित राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता तो थी नहीं, राष्ट्रीयता, संकुचित राष्ट्रीयता, संकुचित राष्ट्रीयता में कि इस काल के अंदर जो राष्ट्रीय चेतना थी वो अपने वास्तविक अर्थों में दिखाई नहीं देती कहीं। इस काल में इस काल में जो राष्ट्रीय चेतना थी, राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय चेतना अपने वास्तविक अर्थों में दिखाई नहीं देती, अपनी वास्तविक वास्तविक अर्थों में दिखाई नहीं देती। देती है कि अपनी वास्तविक अर्थों में यह दिखाई नहीं देता। बात समझ में आई कि इस काल में राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी, क्योंकि जैसे हर राजा का अपना एक क्षेत्र था, जैसे बीकानेर हो गया, जोधपुर, तो अपनी अपनी क्या होती थी? रियासतें होती थी। इसको समझा दे, क्या होती थी? रियासतें होती थी। जैसे बीकानेर रियासत हो गई, जोधपुर हो गई, जयपुर हो गई, ये क्या होती थी? रियासतें होती थी। तो इनका क्षेत्र उतना ही होता था, देशभक्ति की भावना बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती थी इसमें। सिर्फ ये बीकानेर को ही अपना क्या मानते थे? देश मानते थे, और उसके प्रति क्या रहते थे? भावना। तो ये भावना कैसी थी? संकुचित भावना। कैसी भावना? संकुचित भावना दिखाई देती थी, और जिससे ये सिर्फ राजा को ही क्या मानते थे? मुख्य मानते थे। जो राजा कहेंगे वही करेंगे। उसे जोधपुर से कोई लेना नहीं देना दिया, जयपुर से कोई लेना देना, बीकानेर, सिर्फ ये अपने ही क्षेत्र में क्या थे? सीमित थे। सीमित थे। ये क्या थे? अपने ही क्षेत्र में क्या रहते थे? सीमित रहते थे सिर्फ। इसलिए क्या थी? राष्ट्रीय भावना क्या थी? संकुचित थी। संकुचित क्यों थी? क्योंकि इनका कोई बड़ा क्षेत्र नहीं था, इस कारण। अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं आगे। आगे अगर मैं बात करूं अगली विशेषता की, सामंती या दरबारी साहित्य। दरबारी साहित्य यह जनता से दूर राजाओं की यश कीर्ति का वर्णन के लिए लिखा गया। यह यह जनता से दूर राजाओं के जनता से दूर राजाओं के यश कीर्ति यश कीर्ति वर्णन के रूप में
वर्णन के लिए, वर्णन के लिए लिखा गया। इसके लिए लिखा गया कि यह जनता से दूर राजाओं के यश कीर्ति के वर्णन के रूप में लिखा गया। क्योंकि जनता और राजाओं के बीच में क्या होती है, दूरी होती है, राजा और जनता के बीच में। तो उसके यश कीर्ति का वर्णन जनता के सामने लाने, कि जनता को उस राजा के बारे में बताने के लिए किसका सहारा लिया गया, साहित्य का सहारा लिया गया, कि राजाओं के बारे में जनता क्या पढ़ सके या जान सके। जनता क्या पढ़ सके, राजाओं की यश कीर्ति के बारे में जान सके। ये इसमें वर्णन किया गया। अब बात करते हैं छंदों के बारे में। किसके बारे में, छंद के बारे में। छंद क्या दे, देखो रासो साहित्य के अंदर, मैं थोड़ा बता देता हूं। वैसे रासो साहित्य के अंदर सभी छंद है, पर प्राथमिकता अगर प्रधानता की बात करूं तो किसको मिला, वीर व श्रृंगार, इनको प्रधानता मिली थी। वीर और श्रृंगार को क्या मिली थी, प्रधानता मिली। और जिससे क्या है कि इनके बारे में वर्णन सबसे ज्यादा मिलता है। छंदों में और भी चीजें अपनाई गई, पर इनको सबसे ज्यादा वीर और श्रृंगार की प्रधानता मिली। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर इसके बारे में मैं चर्चा करूं तो देखो, रासो साहित्य में रासो साहित्य में छंदों का जितना विविधमुख मुखी प्रयोग हुआ, कहने का मतलब विभिन्न विभिन्न छंदों का प्रयोग हुआ, पूर्वोत्तर साहित्य में नहीं हुआ जितना पूर्ववर्ती साहित्य में नहीं हुआ। पूर्ववर्ती साहित्य में कहीं भी नहीं हुआ। जैसे इनमें किन किन का प्रयोग हुआ है, जैसे दोहा, किसका, दोहे का, तोटक, तोमर, तोटक है, तोमर है, गाथा है, किसका, गाथा है, रोला है, उलाला है, कुंडलियां है, इनका वर्णन किया गया है। आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। आदि छंदों का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। कि सामांती और साहित्य में जब जनता दूर राजाओं के यश कीर्ति का वर्णन, छंद में कि रासो साहित्य में विविध छंदों का प्रयोग हुआ जो कि पूर्ववर्ती साहित्य में नहीं हुआ था, जिसमें दोहा है, तोटक है, तमोर है, गाथा है, रोला उडाला है, कुंडलियां है, छंदों का क्या हुआ है, रासों में प्रयोग हुआ। बात समझ में आई। इसी प्रकार अगर आगे बात करूं मैं, इसी तरह अगर मैं आगे रास रासो ग्रंथ प्रबंध व मुक्त काव्य, रासो ग्रंथ प्रबंध व मुक्त काव्य, कि रासो ग्रंथ प्रबंध काव्य के रूप में भी लिखे गए और रस ग्रंथ के रूप में भी लिखे गए। कि रासो ग्रंथ प्रबंध व मुक्तक, प्रबंध व
मुक्तक। देखो प्रबंध क्या होता है, पहले इनके बारे में चर्चा करते हैं। देखो प्रबंध तो होता है पूरा, जिसमें एक कर्म हो, जिसका क्या हो, एक कर्म हो, प्रबंध। जैसे रामायण, रामायण में क्या है, पूरा कर्म है। रामायण में क्या है, पूरा कर्म है। क्या है, पूरा कर्म माना जाता है। क्या माना जाता है, पूरा एक कर्म माना जाता है। ठीक है, जैसे कितने सर्ग हैं, और इसमें मुक्तक में क्या होता है, मुक्तक में एक घटना होती है। घटना का वर्णन होता है। क्या होता है, एक घटना का वर्णन होता है। कि प्रबंध पूरा कर्म, रामायण। देखो प्रबंध काव्य, प्रबंध काव्य क्या होता है, एक कर्म होता है। प्रबंध काव्य क्या होता है, एक कर्म होता है। जैसे रामायण, इसमें जैसे इसमें घटना का ना कर्म हो तो पूरा कर्म होता है। ठीक है, और मुक्त क्या होता है, एक घटना का वर्णन। क्या होता है, एक घटना का वर्णन होता है। क्या होता है, एक घटना का वर्णन होता है। बात समझ में आई। अब देखो रासों में दोनों ही काव्य लिखे गए, प्रबंध भी लिखा गया और मुक्त काव्य भी लिखे गए। बात समझ में आई। अब देखो जैसे जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बताऊं, इसके उदाहरण के लिए अगर मैं बताऊं, जैसे मुक्त काव्य, जैसे पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो है वो प्रबंध काव्य है। क्या है, प्रबंध काव्य है। कैसा काव्य है, प्रबंध की एक कर्म में लिखा गया है। प्रमाल रासो, जैसे क्या है, प्रमाल रासो या विशल देव रासो। चाहे प्रमाल रासो है, चाहे विशल देव रासो है, ये कैसे है, मुक्त काव्य। जैसे इसमें तो एक, इनमें क्या है, एक घटना का वर्णन होता है, ये मैं बता चुका हूं। तो देखो रासो ग्रंथ और मुक्तक दोनों में लिखे गए कर्म, रामायण और मुक्तक जैसे एक घटना का वर्णन हो, वो क्या आ जाते हैं, मुक्तक काव्य के रूप में आ जाते हैं। बात समझ में आई? अब बात करते हैं आगे। आगे देखो, अगला जो अगली विशेषता है वो देखो। जैसे रासो ग्रंथों में कथानक रूढ़ियों का प्रयोग भी मिलता है। ग्रंथों में कथानक रूढ़ियों का प्रयोग मिलता है। कथानक रूढ़ियों का भी प्रयोग मिलता है। कहने का मतलब कोई ना कोई कथा के रूप में भी वर्णन मिलता है। ये सुख, सुखी, सुख, सुखी, संवाद, देवदूती, देव और दूती, शक्तियां, शक्तियों, वह रूढ़ियों का प्रयोग होता है। रूढ़ियों, रूढ़ियों का, ठीक है। विरासत ग्रंथ में कथानक रूढ़ियों का भी प्रयोग मिलता है कहीं ना कहीं। जैसे सुख, सुखी है, देवदूती है, आदि शक्तियों का भी प्रयोग किसमें मिलता है, रासो ग्रंथों में मिलता है। प्रकृति का भी मिलता है थोड़ा बहुत। प्रकृति वर्णन, प्रकृति, प्रकृति वर्णन क्या है, प्रकृति वर्णन।
कि प्रकृति के दोनों रूपों का दोनों रूपों का आलंबन व उद्दीपन चित्रण मिलता है। आलंबन व उद्दीपन, आलंबन व उद्दीपन चित्रण मिलता है। चित्रण मिलता है चाहे आलंबन के रूप में चाहे उद्दीपन के रूप में, दोनों रूप में भी रासायनिकों में क्या मिलती है, विशेषता मिलती है। तो देखो सबसे पहली अगर अपन ने विशेषता देखी तो वो क्या थी, प्रमाणिकता पर संदेह किया गया था कि ये प्रमाणित भी नहीं है। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, जाली ग्रंथ के रूप। ऐतिहासिकता का इनमें क्या है, अभाव है, इतिहास से इसका कोई मेल नहीं खाता है। फिर आश्रयदाताओं को श्रेष्ठ बताने का प्रयास किया। इसमें युद्धों का संजीव वर्णन किया गया है, क्योंकि चारण जो साहित्यकार थे वो युद्ध में साथ ही रहते थे। इसमें सभी छंदों का प्रयोग किया गया है, पर वीर और संघार की सर्वाधिक प्रधानता है। राष्ट्रीय एकता की भावना बिल्कुल संकुचित है। दरबारी साहित्य लिखा गया है। राष्ट्र साहित्य में जितना भी साहित्य लिखा गया है, कैसा लिखा गया है, दरबारी साहित्य लिखा गया। छंद, सभी छंदों का प्रयोग किया गया है। इसमें प्रबंध व मुक्त काव्य दोनों लिखे गए हैं, ठीक है। उसके बाद में इसमें कथा के रूप में भी है, जैसे सुख सुखी या देवदूती के रूप में लिखा गया, और प्रकृति का भी वर्णन किया गया। प्रकृति रूप में भी क्या किया गया, इनमें वर्णन किया गया। तो ये क्या थी, रासो साहित्य की प्रवृत्तियां या विशेषता थी। क्या थी, साहित्य की विशेषता। कौन कौन सी, प्रमाणिकता पर संदेह, ऐतिहासिकता का अभाव, युद्धों का संजीव वर्णन, चाहे संकुचित राष्ट्रीयता मान लो, दरबारी साहित्य है, छंद है, प्रबंध मुक्त काव्य है, रूढ़ियां हैं, या प्रकृति का वर्णन है। इनका वर्णन हमें मुख्य रूप से मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।